नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं हमारे जो प्रधानमंत्री टॉपिक है उसकी। और प्रधानमंत्री में हमने सबसे पहले बात की है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब हम नेक्स्ट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने प्रधानमंत्री हैं नंबर 2 देखिएगा, वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अब देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका जो कार्यकाल है वो है 1964 से 1966 तक। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं ये। अब इनके समय की जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं 1965 का जो भारत और पाक युद्ध है उसकी। भारत पाक युद्ध, ये जो 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था, ये आपके गुजरात के रण में स्थित एक सर क्रीक क्षेत्र है उसको लेकर हुआ था। तो ये जो रण में स्थित सर क्रीक क्षेत्र है ये एक आपके दलदली एरिया है, कीचड़ वाला एरिया है, उसको लेकर दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ था। 92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया है। अब देखिएगा कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध में जो विजय है वो भारतीय सेनाओं की होती है और इस युद्ध को रोकने के लिए एक समझौता होता है और वो समझौता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता। अब ये जो समझौता है ये आपके कब होता है? 10 जनवरी 1966 को ये समझौता होता है। ताशकंद जो पड़ता है वो उज्बेकिस्तान में पड़ता है। अब देखिएगा, ये जो समझौता हुआ ये किन के मध्य हुआ था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी और पाक के जनरल अयूब खां। कौन है? पाक के जनरल अयूब खां के मध्य यह समझौता हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता है वो किस तिथि को होता है? 10 जनवरी 1966 को होता है समझौता। किन किन के मध्य होता है? लाल बहादुर शास्त्री जी और पाक के अयूब खां के मध्य होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि ये समझौता किसकी मध्यस्थता से होता है? तो ये समझौता सोवियत संघ के कोसिजीन की मध्यस्थता से होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो समझौता है ये होता है इसके अगले दिन ही, यानी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी की पद पर रहते हुए क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ताशकंद में मृत्यु होती है, इस चीज का ध्यान रखें। 11 जनवरी को मृत्यु होती है, हृदयघात से इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री हो जाते हैं? दूसरे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। पद पर रहते हुए मृत्यु होने पहले जो प्रधानमंत्री हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और ये दूसरे हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो पद पर रहते हुए विदेश में मृत्यु होने वाले प्रथम व एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं इन्होंने एक नारा दिया था और वो नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। यानी जवान है वो सीमाओं पर देश की रक्षा करें और किसान खेतों में अत्यधिक अन्न का उत्पादन करें, इनके द्वारा ये नारा दिया गया था। इसमें जय विज्ञान जोड़ने का जो कार्य किया वो किया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं इन्होंने जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके दौरान एक नारा दिया था और वो दिया था
मरो नहीं लड़ो। क्या नारा दिया था? मरो नहीं लड़ो का नारा दिया था। गांधी जी ने आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो हैं, इनके समय जनवरी 1966 में, जनवरी 1966 के अंदर आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। फर्स्ट ARC का गठन, किसका गठन किया गया? फर्स्ट ARC का गठन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो किया गया वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय किया गया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन है? मोरारजी देसाई। अब देखिए ARC का मतलब यहाँ पर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। हमारे देश में आज तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया गया है और दूसरा जो प्रशासनिक सुधार आयोग है वो गठित किया गया था 2005 में। कब गठित किया गया? 2005 में गठित किया गया। और ये किस प्रधानमंत्री के समय गठित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय यह गठित किया गया था। और आपके इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वीरप्पा मोइली। तो प्रश्न आता रहता है कई बार कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है वो कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ? लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग है वो गठित किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुआ। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वीरप्पा मोइली। फिर हम बात करते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री और पहले ऐसे व्यक्ति भी जिन्हें मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो 1966 में किया गया था, मरणोपरांत किया गया था। इस चीज का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो किसको बनाया गया? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो हमारे देश के आपके क्या बने? शास्त्री जी की मृत्यु पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ध्यान रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी तब भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। तो ये हमारे शुरुआती जो 2 प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई और इसके बाद में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने वो गुलजारी लाल नंदा बने हैं। तो ये इसी इंतजार में बैठे रहते थे कि कब कौन जाहिर, कब मेरा नंबर आए। अब देखिएगा गुलजारी लाल नंदा हैं, इन्हें 1997 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो हमारे देश के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। और योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष की हम बात करें, अंतिम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके उसका नाम एक प्रकार से परिवर्तित कर दिया गया है और वो नाम किया गया है नीति आयोग। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो हैं वो मोंटेग सिंह आहलूवालिया रहे हैं। तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक है। इसके बाद में हम जो हमारे नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करें तो हमारे देश के जो तीसरे प्रधानमंत्री हैं उनकी हम बात करें तो वो हैं श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, इनका जो कार्यकाल है वो है 1966 से लेकर 1977 तक। 2 पारियों में इनका कार्यकाल हम देखेंगे। पहली जो पारी है 1966 से लेकर 77 तक की है। तो
इनका पूरा नाम है वो श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। प्रियदर्शनी यानी जिसके दर्शन प्रिय हों, और ऐसी प्रधानमंत्री हैं ये कि जिनके दर्शनों से ही हमारे अंदर एक देशभक्ति की भावना पैदा होती है। अब हम बात करते हैं इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की और इनसे संबंधित कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की। तो इंदिरा गांधी है वो हमारे देश की क्या है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। देश की क्या है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, वो कौन है, इंदिरा गांधी है। और देखिएगा ये विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। कौन सी है, दूसरी महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की पहली जो महिला प्रधानमंत्री बनी वो कौन बनी, कौन से देश में बनी, तो वो बनी श्रीलंका में। और श्रीलंका में बनी कौन ने, श्री माओ भंडार नायके। तो देखिएगा बात महिलाओं की चल रही है, तो प्रश्न कभी ऐसा पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला जो शासिका थी वो कौन थी, तो वो थी मिस्र की सभ्यता। आपने कभी पढ़ी हो तो उसमें है आपके हाथशेप्सुत। और मिस्र की दूसरी महिला जो शासिका थी वो थी आपके क्लियोपेट्रा। अब देखिएगा बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं ये राज्यसभा से बनने वाली, कौन से सदन से, राज्यसभा से बनने वाली हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री हैं। देखिए हमने बात की थी शुरुआत में जब हम प्रधानमंत्री के जो संविधान में प्रावधान उनकी उस समय, तो हमारे देश में पीएम है, वो पीएम बनते समय संसद किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली के नाते ये प्रावधान है कि वो संसद के किसी ना किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। तो हमारे देश में आज तक 4 पीएम ऐसे हैं जो राज्यसभा यानी उच्च सदन से बने हैं। तो पहला जो पीएम राज्यसभा से बना वो कौन बना है, इंदिरा गांधी बनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं वो प्रथम ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो इस पद पर रहते हुए अपना चुनाव हार गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इनका चुनाव क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं इनके समय देश में सर्वाधिक बार, इनके समय देश में सर्वाधिक बार, और वो भी कितनी बार, 2 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया। आपने राष्ट्रपति पढ़ते समय पढ़ा होगा कि हमारे देश में आज तक 3 बार अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया गया। पहली बार जो प्रयोग किया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया 26 अक्टूबर 1962 को, और दूसरी बार और तीसरी बार जो किया गया वो इंदिरा गांधी के समय किया गया है। कब कब किया गया उसकी भी हमें अभी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्हीं के समय सर्वाधिक बार अनुच्छेद 356 का भी प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है वो इनके समय कुल आपके किया गया है 50 बार। कितनी बार किया गया है, 50 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग इन्हीं के समय किया गया है। और देखिएगा मैंने शुरुआत में बताया इनकी पारी है वो 2 प्रकार से, एक है 1966 से 77, दूसरी 80 से 84। तो 1966 से 77 का जो आपके इनका कार्यकाल है, इस समय अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया वो 33 बार किया गया। कितनी बार किया गया, 33 बार। और दूसरी पारी जो 1980 से आपके 84 तक है, इसमें अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया था वो 17 बार किया गया था। कितनी बार किया गया था, 17 बार प्रयोग किया गया। तो कुल 50 बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्हीं के समय देश में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। क्या जारी किए गए, सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। अब देखिएगा अध्यादेश जो जारी करता है देश में, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता उस समय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, 123 के तहत करता है। तो सर्वाधिक जो अध्यादेश जारी किए गए वो किस प्रधानमंत्री के समय, इंदिरा गांधी के समय किए गए। और अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाला राष्ट्रपति कौन, तो वो कौन, हमारे फखरुद्दीन अली अहमद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। अब देखिएगा आयरन लेडी इन्हें क्यों कहा जाता है, उन कारणों की हम चर्चा करें उससे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन का मतलब भी क्या है, लोह। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया था। इसके लिए उन्होंने एक नीति अपनाई थी। कौन सी नीति, साम दाम भेद दंड, और ये नीति अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। इस नीति का सहारा लेते हुए उन्होंने कार्य किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और उन्हें भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण का जो कार्य किया था वो बिस्मार्क ने किया था, वैसा ही कार्य भारत में करके दिखाया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो हैं इन्हें आयरन लेडी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम उन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कि इनके समय की एक घटना है 1969 की। तो 1969 में इनके समय क्या हुआ था कि देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1969 में हुआ। किसके समय हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट घटना की। तो देखिएगा हमारे देश में एक संविधान संशोधन होता है, 26वां संविधान संशोधन 1971। ये जो 26वां संविधान संशोधन 1971 है, इसके द्वारा हमारे देशी जो आपके राजा हैं उनकी पीरवी पर्स जो है उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। देखिएगा अभी हमने बात की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण किया साम दाम भेद दंड की नीति का सहारा लेते हुए। अब देखिएगा कि उस समय उन्होंने देशी राजाओं को मिलाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए, उन्हें उनको पेंशन देने की बात कही। तो इससे क्या हो रहा था कि भारत सरकार जो है उस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा था। तो इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि हम जो पैसा एकत्रित होता है टैक्स के रूप में तो वो ज़्यादातर इन्हीं सुविधाओं पर चला जाता है, इसलिए सरकारी योजनाएं हैं वो समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए इनकी पीरवी पर्स को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 26वां संविधान संशोधन 1971। देशी राजाओं ने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया, कहा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती, और आंदोलन तक की चेतावनी दी गई। इंदिरा गांधी को मारने तक की धमकियां दी गई, लेकिन इंदिरा गांधी आपके पीछे नहीं हटी और कहा कि अभी तो पीरवी पर्स को समाप्त किया है, आपने जो जनता का खजाना है वो दबा रखा है, जमीनें दबा रखी है, वो निकालने का ऑर्डर भी जारी करूंगा, तब जाकर ये देशी राजा हैं वो माने थे। तो ये बहुत शानदार कार्य किया गया था यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 1971 में ही आपके सोवियत संघ के साथ, किस देश के साथ है, सोवियत संघ के साथ, या हम कह सकते हैं रूस के साथ आपके क्या किया, एक समझौता किया या संधि की, सैनिक मैत्री संधि, सैनिक मैत्री संधि की थी। सोवियत संघ के साथ की 1971 में की, 20 वर्षों के लिए संधि की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1971 की घटना है, और वो घटना है भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। अब देखिएगा ये जो युद्ध हुआ था ये बांग्लादेश की आजादी के लिए युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भारतीय सेना के द्वारा अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया गया था। और इंदिरा गांधी है उसने अमेरिका जैसे देश की धमकियों की परवाह नहीं की थी इस युद्ध के दौरान। अब देखिएगा ये जो युद्ध है, इस युद्ध के कारण देश में दूसरी बार सेकेंड टाइम हमारे अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा देश में पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण।
दूसरी बार 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण अब इसकी जो उद्घोषणा की गई थी वो की गई थी 3 दिसंबर 1971 को। कब की गई? 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। अब देखिएगा, इस युद्ध के आपके कारण ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, और वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बनता है? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्र होता है, और यही बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस भी है। इसके बाद में बात करते हैं कि बांग्लादेश के जो प्रथम आपके प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं शेख मुजीबर रहमान, और इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक समझौता होता है इस युद्ध के उपरांत, और वो समझौता है शिमला समझौता। कौन सा समझौता है? शिमला समझौता। अब ये जो शिमला समझौता ये कब होता है? ये होता है 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है, और ये समझौता होता है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य। इस समझौते के तहत क्या होता है कि दोनों देशों ने जो आपके युद्ध के दौरान सैनिकों को बंदी बनाया था उन्हें रिहा कर दिया जाता है, और एक बहुत अच्छी बात इस समझौते में यह रखी जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा कि जब भी दोनों देशों के मध्य कोई विवाद होगा तो किसी अन्य की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि आपस में बैठकर ही आपके विवाद को निपटाने का प्रयास करेंगे। तो हम उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, घटना हमारे 18 मई 1974 की। ये तिथि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। क्या किया था? प्रथम जो परमाणु परीक्षण है वो आपके किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को। ये जो परमाणु परीक्षण किया गया ये कहां पर किया गया? ये राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण के खातोलई नामक स्थान पर किया गया था। और भारत ऐसा करने वाला विश्व का जो बना था वो कौन सा देश बना था? 6ठा देश बना था। यानी इससे पहले 5 ही राष्ट्र ऐसा कर चुके थे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की कि परमाणु परीक्षण किया गया। बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश चीन, उसके पास परमाणु हथियार हैं तो हमारे पास भी होने चाहिए, और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक तिथि है 19 अप्रैल 1975 की। 19 अप्रैल 1975 को क्या हुआ कि भारत ने अपना प्रथम अंतरिक्ष यान, भारत ने अपना क्या? प्रथम अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा। और वो कहां से भेजा था? रूस से भेजा था। देखिएगा, अंतरिक्ष यान हमने बना लिया, लेकिन उसको छोड़ने वाला जो प्रक्षेपास्त्र वो हमारे पास से नहीं था। यानी प्रक्षेपास्त्र तकनीक हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम यान को लेकर गए कहां पे? रूस, और वहां से इसे अंतरिक्ष में भेजा था। कब भेजा था? 19 अप्रैल 1975 को भेजा था। और भारत ऐसा करने वाला विश्व का 4था देश बना था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि अंतरिक्ष में हमने हमारे को स्थापित किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे एक संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन 1975। 35वां संविधान संशोधन 1975। अब इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा सिक्किम जो है, कौन है? सिक्किम, इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है
कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा है वो किस प्रधानमंत्री के समय दिया गया? इंदिरा गांधी के समय दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक संविधान संशोधन और है, 36वां संविधान संशोधन 1975 का ही है, और इसके द्वारा जो सिक्किम है इसको भारत में मिला लिया गया, सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। तो सिक्किम को भारत में मिलाया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और सह राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिक्किम भारत संघ में सम्मिलित होने वाला जो राज्य बना वो कौन सा बना? 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना था। अब देखिएगा ये भारत संघ में सम्मिलित होने वाला अंतिम राज्य है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि सिक्किम भारत संघ में सम्मिलित होने वाला अंतिम राज्य है। तो आज तो हमारे देश में राज्य हैं वो 28 है, तो फिर ये अंतिम राज्य कैसे हुआ? तो बाहर से शामिल किया गया ये अंतिम राज्य, इस चीज का ध्यान रखना। बाद में अन्य जो राज्य बने वो तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन करके बनाए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1975 में ही हमारे देश में आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग किया जाता है वो देश में एक बार किया गया है आज तक, और 25 जून 1975 को इसका प्रयोग किया गया था। और आज की तारीख में हमारे संविधान में आंतरिक अशांति शब्द नहीं है, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। अब देखिएगा कि 1975 में ही इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपके दिल्ली के तुर्कमान गेट से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पुरुष नसबंदी अभियान चलाया जाता है। कौन सा अभियान चलाया जाता है? पुरुष नसबंदी अभियान चलाया जाता है। किसको नियंत्रित करने के लिए? जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। इसके बाद में और हम बात करेंगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की। तो देखिएगा बात करते हैं कि इनके समय एक प्रमुख संविधान संशोधन होता है, और वो संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 42वां संविधान संशोधन 1976 इसकी भी चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हमारे बाकी के जो प्रधानमंत्री बच गए हैं उनके बारे में भी हम बातें करेंगे।